तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई क्लासेज में। हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे और जो चैप्टर नंबर 10 है उसके अंदर हमने जो पिछले वाली वीडियो है उसमें जो उत्तल दर्पण है उसके बारे में देख लिया था और उत्तल दर्पण के जो कार्य होते हैं उसकी डेफिनेशन वो कहाँ पे प्रयोग लिया जाता है उसके बारे में देख लिया था। उसके साथ ही हमने जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर और जो ध्रुव होता है पी, उसके साथ जो मुख्य अक्ष होता है उसके बारे में भी हमने देख लिया था। और अभी इस वीडियो में हम जो अवतल दर्पण है उसके बारे में देखने जा रहे हैं। तो अवतल दर्पण की डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। ऐसे दर्पण जिनसे परावर्तन धसी हुई सतह से होगा। लिखो, ऐसे दर्पण जिनमें जो परावर्तन होता है परावर्तन धसी हुई सतह से होगा। सतह से होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। अभी धसी हुई सतह क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है पहले वो देखो, वरना यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था जो उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होगा? जो उभरी हुई सतह है उससे परावर्तन होता था। उत्तल दर्पण में उभरी हुई सतह से परावर्तन हो रहा था, यह था उत्तल दर्पण का। तो इसमें क्या था? जो मतलब परावर्तन है वो कहाँ से हो रहा था? उभरी हुई सतह से। उभरी हुई सतह से क्या हो रहा था? परावर्तन। और उत्तल दर्पण में क्या होगा? जो अवतल दर्पण है इसमें क्या होगा? उत्तल दर्पण में क्या हो रहा था? उत्तल दर्पण में हो रहा था जैसे ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है हमारे पास, ये ऐसे परावर्तित हो रही थी। ठीक है, ये सतह कौन सी है? ये इधर इस पे लेप किया गया है, ये मुख्य अक्ष। ठीक है, ये सतह कौन सी हुई है? ये उभरी हुई है, बाहर की तरफ उभर कर आ रही है, इसलिए ये उभरी सतह है। और जो अंदर वाली है वो अंदर की तरफ क्या हुआ है? धसी हुई है। तो इसमें अवतल दर्पण क्या बोल रहा है? अवतल दर्पण ऐसा ही बोल रहा है जो परावर्तन है इसमें परावर्तन क्या होगा? धसी हुई सतह से होगा। हमने जो खोखला गोला लिया था, ठीक है, ये खोखला गोला लिया था, इसका जो एक दर्पण है ये हमने इस तरफ लिया था, इसे हमने जो उत्तल दर्पण है वो माना था क्योंकि इसकी यह सतह है अंदर वाली, इस पे हमने कोई कलई की थी, कोई कलर किया था। कलई के बारे में मैंने आपको पीछे बताया था, कलई की थी, कोई कलर किया गया था। और ये इसकी उभरी हुई सतह है, इस पे क्या हुआ था? परावर्तन बाहर की तरफ उभरी हुई सतह में हो रहा था उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या करेंगे? जो ये दर्पण का ये वाला भाग है जो कि इस तरफ है, इसमें क्या करेंगे? ये लेंगे हम अवतल दर्पण के लिए। और इसकी जो उभरी हुई सतह है वहाँ पे हम क्या करेंगे? कलई करेंगे। ठीक है, इसका डायग्राम बनाओ। अभी इसका डायग्राम देखते हैं। ये लिया हमने दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष और जो कलई है मतलब कलर है वो हम क्या करेंगे? जो उभरी हुई सतह है उसमें कलर करेंगे और जो अंदर धसी हुई सतह है उसे हम क्या मानेंगे? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, इधर कोई वस्तु है, ये यहाँ से आएगी और ऐसे टकरा के मतलब परावर्तित हो जाएगी। ये क्या होगा? हमारा फोकस बिंदु F होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी जो अवतल दर्पण है उसके जो उपयोग है उसके बारे में हम देखते हैं। अवतल दर्पण, यहाँ पे आप लिख लो अवतल दर्पण के प्रयोग, उपयोग। मतलब अवतल दर्पण पे अवतल दर्पण कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सर्वप्रथम आपने जो टॉर्च देखी है, टॉर्च में क्या होगा? अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। जो सर्चिंग लाइट होती है, अभी सर्चिंग लाइट कौन सी होती है? सर्चिंग लाइट भी एक टॉर्च होती है। एक तो होता है मतलब बहुत से जेलों में क्या होता है, जैसे ये जेल की ऊपर की जो दीवार है, बड़ी बड़ी दीवार है, वहाँ पे एक कॉर्नर पे एक बड़ी सारी लाइट लगी होती है। ठीक है, बहुत बड़ी लाइट होती है जो चारों तरफ देख मतलब उद्भव करती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये जो प्रकाश है उसे एकदम से सीधी दिशा में एकदम से हार्ड तरीके से भेजने का कार्य करती है सर्चिंग लाइट। और जो पुलिस के पास होती है टॉर्च,
थोड़ी सी लंबी सी होती है और आयरन की सी दिखाई देती है, वो भी सर्चिंग लाइट की तरह ही होती है। ये टॉर्च क्या करती है, बहुत दूर तक अपना फोकस फैलाती है, मतलब बहुत दूर तक स्ट्रेट दिशा में फोकस करती है, स्ट्रेट दिशा में जो अपनी लाइट है उसे फैलाने का काम करती है। ऐसे इसकी लंबी दूर तक जो फोकस है वो जाएगा, लाइट जाएगी। तो सर्चिंग लाइट में हो गया। और जो गाड़ियों की हेडलाइट है, हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो आप इसे लिख लो, टॉर्च में और सर्चिंग लाइट में CHI सर्चिंग लाइट में, और जो वाहन है, वाहन की हेडलाइट में। हेडलाइट में अभी आप इसे ऐसा नहीं लिखोगे, मतलब जैसा मैंने लिखा है वैसा आपको नहीं लिखना है, आपको थोड़ा सा इसे बढ़ा चढ़ा के लिखना है। अभी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि अवतल दर्पण के प्रयोग लिखो, तो आप ऐसा थोड़ा ना लिखोगे, पॉइंट लगाया टॉर्च और सर्चिंग लाइट और गाड़ियों की हेडलाइट, ऐसा नहीं लिखना है। आपको लिखना है पहले जो पॉइंट होगा उसमें लिखना है अवतल दर्पण का प्रयोग हम जो टॉर्च होते हैं उसमें करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें भी ऐसा ही लिखना है, अवतल दर्पण का प्रयोग सर्चिंग लाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। इसके साथ क्या होता है, इसके साथ ही जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, वहाँ पे भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताता हूँ कहाँ पे, उसमें कहाँ कहाँ में आता है, दांतों के डॉक्टर द्वारा। वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो दांतों के डॉक्टर वो एक मैग्नीफाई गिलास रखते हैं इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से होगा। वो क्या करेंगे, जब आप मुंह खोलेंगे तो उसे रखेंगे और फिर टॉर्च की मदद से देखेंगे। वो मैग्नीफाई गिलास है वो अवतल दर्पण का ही होता है। और जो बार्बर्स होते हैं नाई की दुकान में, नाई की दुकान में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। आप इसे ध्यान रखो, ठीक है, इसे नोट कर लिया। अभी हम समतल दर्पण के बारे में देखते हैं। उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, और जो अपना फाइनल है वो होगा समतल दर्पण। ये अपने पास ये कोई भी प्रकाश की किरण आई यहाँ से परावर्तित होगी, ठीक है। ये समतल दर्पण की जो नीचे की ये है, ये कलई है, ये किसकी होगी, ये होगी सिल्वर ब्रोनाइड की, नाइड का लेप या सिल्वर ब्रोनाइड का आप इसे कलर भी बोल सकते हैं। इसके पीछे जो कलर किया जाता है, जो कलई की जाती है, जो लेप किया जाता है वो किसका होगा, सिल्वर ब्रोनाइड का। ये कौन सी होगी, ये होगी हमारी आपतित किरण। सबको पता है ये होगी हमारी परावर्तित किरण। ये होगा हमारा अभिलंब, ठीक है। ये सब आपने पीछे पढ़ा है, तभी बोल रहा हूँ पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देखो। अभी जिन्होंने पीछे की वीडियो देखी है उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आपने अच्छे से नहीं देखी, वापस देखो जाकर। पीछे वाली वीडियो देखी है उनके मन में यह सवाल आ रहा है कि सर पीछे वाली वीडियो में आपने जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस, ध्रुव, इनके बारे में बताया था। इस वीडियो में क्यों नहीं, क्योंकि तभी मैंने बोला था इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि जो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी ये है, ये एक बारी बताई जाएगी, वापस इन्हें बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको उनको डायग्राम की सहायता से समझाया था। आपने नहीं देखी है तो वापस बोल रहा हूँ उसे देखो, क्योंकि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आगे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में आएगी। इसके बाद में हम देखते हैं जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। देखो वक्रता त्रिज्या वापस आ गई, तभी बोल रहा हूँ एक बार वापस जाके देख लो। अभी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, जो फोकस दूरी है इसमें संबंध क्या होगा, फोकस दूरी ये क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। फोकस दूरी
वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी वो वाला आधी नहीं है किसी चीज़ की आप आधी हो, वो नहीं, आधी हाफ होगी, ठीक है। वक्रता त्रिज्या है ना, वो जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की हाफ होगी। मतलब F इक्वल टू क्या होगा, R/2। ये इसका क्या है, ये इसका फॉर्मूला है जो कि क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे ये फॉर्मूला इससे हम क्वेश्चन करेंगे और जो कि क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 1-2 नंबर के आ सकते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, ठीक है। ये कैसे आधी होगी अभी आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास है दर्पण, इसमें क्या होगा, ये वस्तु का प्रतिबिंब, जो वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, वक्रता, इसमें क्या है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। वक्रता त्रिज्या है वो यहाँ पे बनेगी, मतलब इसका जो, मतलब इस वक्रता त्रिज्या है वो वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच की होगी। तो जो फोकस दूरी है वो बनेगी यहाँ पे, जहाँ पे बिंब बनेगा वहाँ पे बनेगी फोकस दूरी, मतलब यहाँ पे बनेगा फोकस, ये होगी फोकस दूरी F। तो ये जो हमारी वस्तु है, जो फोकस दूरी है वो वस्तु की आधी होगी, जो बिंब है, जहाँ पे बिंब बन रहा है वो वस्तु का भी आधा होगा। अगर यहाँ पे वस्तु, हमारे पास यहाँ पे वस्तु टोटल कितनी दूरी पे है, अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमने ध्रुव लिया था, मतलब पी ने से ध्रुव को हमने पी से डिनोट किया था, तो पी से जो वस्तु है, ये सॉरी, पी से जो हमारा फोकस है वो कितनी दूरी का होगा, 5 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे कितनी दूरी का होगा, 5 सेंटीमीटर का। ये जो वस्तु है यहाँ से आधी ही होगी, आप इस चीज़ को ध्यान रखो, इसलिए हमने ये फॉर्मूला बनाया है, इसे नोट कर लो। देखो भैया जी, ये चीज़ आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अभी क्या होगा, आगे इस चीज़ के रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बुक में आप आगे पढ़ो थोड़ा बहुत, आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें मैथमेटिक्स की तरह क्वेश्चन चलने वाले हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ इन चीज़ों को आप ध्यान से समझो। अगर कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कोई सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप बताओ, क्योंकि इस पर आगे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अभी हम देखेंगे जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होगा। आप इसकी थ्योरी किताब से पढ़ लो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, और जो थ्योरी है वो आप किताब से पढ़ सकते हो। ये क्या है, हमारे पास एक दर्पण है, ठीक है, ये हमने इस पे कर दिया लेप। अभी जो हमने पीछे देखा था ना समतल दर्पण, समतल दर्पण कौन सा होता है, जो हम घर पे बेसिक यूज़ लेते हैं दर्पण, जो हम घर पे बेसिक जो दर्पण यूज़ लेते हैं, मतलब जो मिरर यूज़ करते हैं घर में, जो कांच यूज़ करते हैं, जिसमें हम उपयोग करते हैं, जो आपके ड्रेसिंग रूम में होगा वहाँ पे जो दर्पण होता है वो होता है हमारा समतल दर्पण। आपने बहुत सारी बार देखे हो, पीछे बार देखा होगा, उसमें दर्पण होता है छोटा सा, उसके पीछे देख सकते हो आप, इतना सा दर्पण आएगा, उसके पीछे देखना वो सिल्वर कलर का होगा, जो उसका लेप है वो सिल्वर कलर में होगा, सिल्वर कलर से उसका लेप होगा पीछे की तरफ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी जो हमारा अवतल दर्पण का निर्माण है वो देखते हैं हम। ये क्या होगी, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये कोई वस्तु है, ये प्रतिच्छेदित होगी यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ से जो वस्तु से जो मिरर की दूरी है, ठीक है, वस्तु की वस्तु से जो हमारी ध्रुवक तक की दूरी मान लो आप, वो है, उसे हम किससे डिनोट करेंगे, यू से। इस चीज़ को आप ध्यान रखो। और ये हमारी क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा प्रतिबिंब, यहाँ बनेगा हमारा प्रतिबिंब। अभी जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे हम डिनोट करेंगे वी से, ठीक है। ये बन गया हमारा, यहाँ पे बनेगी हमारा वक्रता केंद्र सी, ठीक है। यहाँ बनेगा हमारा फोकस बिंदु F, ये बन गया वक्रता केंद्र C, और ये कौन सी दूरी होगी, ये दूरी होगी फोकस दूरी F, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। ये हो गया हमारा P, मतलब ध्रुव है, ये M1, ये M2,
ठीक है, इस चीज़ को समझो। ये आपने किताब से थ्योरी पढ़ी, पहले आप क्या करोगे, किताब खोलोगे, किताब से थ्योरी पढ़ोगे, फिर ये डायग्राम है इसे आप देखो, ठीक है। थ्योरी पढ़ने के बाद देखो समझ में आ जाएगा। और वैसे भी जब मैंने पिछले वाली वीडियो है उसमें जो अवतल दर्पण का निर्माण है उसकी तरह ये बस थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। अवतल दर्पण में क्या हो रहा था, वो वापस फैल रही थी, पीछे की तरफ जा रही थी, और इसमें क्या हुआ, वो परावर्तित हो रही है, समझ गए। इसके बाद में हम देखते हैं मिरर ऑफ फॉर्मूला, मतलब दर्पण सूत्र। मिरर फॉर्मूला मतलब दर्पण सूत्र के बारे में देखते हैं। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होगा, दर्पण सूत्र होगा हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होगा हमारे पास दर्पण सूत्र। इसे हम देखते हैं किस प्रकार से, 1/v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, और 1/u मतलब फोकस की दूरी, जो ये वस्तु की दूरी, ये फोकस दूरी दोनों के फोकस दूरी के बराबर होगी यहाँ पे। इसमें हम देखते हैं ये होगा आपका इम्पोर्टेंट, मतलब डबल स्टार लगा लो, ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है। पूरा आगे जो दर्पण चलेगा वो इसी सूत्र पे बेसिस चलेगा, और वहाँ पे क्या होगा, बस सूत्र को थोड़ा उल्टा पुल्टा किया जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ सूत्र को ध्यान में रखो। अभी यहाँ पे F क्या है, V क्या है और U क्या है, उसके बारे में देखते हैं। F होगी हमारी फोकस बिंदु, ठीक है, F होगा फोकस बिंदु, V होगा जो प्रतिबिंब है, ठीक है, उसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई होगी F, और जो U है वो होगी हमारी वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर समझ में यहाँ तक आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो कि यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। अगर यहाँ तक समझ में नहीं है, मानो आपके किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, आपके दिक्कत है जो वक्रता की, जो हमारी वक्रता त्रिज्या और जो वक्रता केंद्र फोकस दूरी है उसमें जो संबंध है, इसमें आपकी दिक्कत आ रही है, बोला सर इसका फॉर्मूला किस प्रकार से बना वापस बताओ, तो आप कमेंट करोगे तो अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो कैसे बताऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए बोल रहा हूँ कमेंट किया करो, अगर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, दोनों के लिए आप कमेंट किया करो, ठीक है, दोनों ज़रूरी है। और देखो बात ऐसी है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, कुछ भी मानो, बिना पढ़ाई के आप कुछ नहीं कर सकते। अभी सोच रहे होगे बिना पढ़ाई के ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ाई है, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी आप कितने भी जो भी रिचेस्ट पर्सन है ले लो, जो बिल गेट्स है, हमारे जो रतन टाटा सर है, अंबानी है, अडानी है, और भी बहुत सारे हैं, कोई से भी ले लो, उसमें क्या है जो टेस्ला है उनको ले लो, सब ने पढ़ाई की है, ठीक है, सभी ने पढ़ाई की है। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे ही है, कोई ऐसा नहीं है, झोला साहब कोई नहीं है उनमें से, सभी एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। ऐसे नहीं है कि हर कहीं से कर ली, बहुत ही मतलब ग्रेजुएट, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है वहाँ से सभी ने ग्रेजुएशन की है, और उनका जो पढ़ाई का दिमाग है वो उन्होंने बिजनेस में लगाया है, जो अपना बिजनेस है उसमें किया है। और बहुत सारे 1-2% ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बिना पढ़ाई के बहुत ज़्यादा सक्सेस है, लेकिन उनसे मैं क्या प्रेरणा लेनी है, ऐसे नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी और सक्सेस होना है, ऐसे सक्सेस कैसे होगे, उनसे मैं प्रेरणा लेनी है किस चीज़ की, वो हमें क्या सिखाते हैं, हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क। ऐसे नहीं, सबको ऐसे लगता है कि सक्सेस हो गया यार, सक्सेस ऐसे नहीं हुआ जाता, रातों मेहनत की है उन्होंने, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तभी बोल रहा हूँ आप पढ़ाई में मेहनत करो। बिना पढ़ाई के आप ऐसे मत सोचो कि वो बिना पढ़ाई के सक्सेस हम भी होंगे, अरे सभी एक जैसे नहीं होते, उनके जो उन्होंने जितनी मेहनत की है वैसे आप कर पाओगे क्या, इससे अच्छा आप पढ़ो, जितना आपको दिया जाता है उतना पढ़ो। इसके बाद में हम देखते हैं जो आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। आवर्धन क्षमता का हमारे पास सूत्र होगा ये होगा एम मतलब मैग्निफिकेशन, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मैग्निफिकेशन। एम इक्वल टू जो हमारे माइनस
एच डैश अपॉन एच, ये माइनस में होगी आवर्धन क्षमता, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये होगी जो वस्तु है तो m क्या होगा यहाँ पे, अभी हमारे पास m हो जाएगा जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसे हमने लिया था किससे, पीछे देख लो, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमने लिया था v से, माइनस ये माइनस में होगी v अपॉन u, ठीक है। हमने ये लिया था माइनस v अपॉन u, ये हमने लिया था मैग्नीफिकेशन के लिए माइनस v अपॉन u, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी नोट कर लो। यहाँ पे हमने अवतल दर्पण के बारे में ये पढ़ लिया, परावर्तन को हमने पढ़ लिया है। अभी परावर्तन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपवर्तन, मतलब अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन में क्या क्या होगा। आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं अभी पढ़ाऊंगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लो एक बार ताकि आपको पता चल जाए उसमें क्या होगा। अपवर्तन में होंगे दो माध्यम, ठीक है, हर चीज़ के होंगे दो माध्यम, एक होगा सघन माध्यम, एक होगा विरल माध्यम, कोई सा भी हो सकता है। दो माध्यम कैसे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा इतना तय, ये वाला है पानी, ये वाला है हवा, ठीक है, वायु और हवा, ये दो माध्यम है हमारे पास। इसमें दोनों माध्यम में जो परावर्तन जो अपवर्तन होगा उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये एक पानी का कप है, मतलब ग्लास ऑफ वाटर आपके पास, आप एक्सपेरिमेंट कर लो एक बार घर जाके, मतलब घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपने यहाँ पे एक पेंसिल रखी, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक पेंसिल रखी या फिर और कोई आपके पास जो भी है पेन है उसे रख दिया। आप एक चीज़ नोट करोगे, जो ये है ना पेंसिल, ये मतलब पानी में थोड़ी सी हमें मुड़ी हुई दिखाई देगी, थोड़ी सी अपने पथ से विचलित होगी ये, इसका जो बिंब है वो अपने पथ से विचलित होगा। और जो ये ग्लास है, आप इसे कांच का लो ताकि कांच के इसे साइड में देखोगे तब पता चलेगा। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल है। आप सूरज देखते हो, कई बार सूरज क्या होता है, अपने समय से पहले थोड़ा सा उगा हुआ दिखाई देता है, और जो छिपने के बाद है, छिपने के बाद भी हमें थोड़ा सा सूरज दिखाई देता है। या फिर आप जो पानी की बाल्टी है या फिर और कुछ है, उसमें आप एक सिक्का डाल दो, सिक्का आपको अपने पेंदे से थोड़ा सा आपको उठा हुआ दिखाई देता है। ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये क्यों दिखाई देता है, ये क्या है, अपवर्तन क्या है, किस कारण ये हमें उठाई देता है, अपवर्तन में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये चीज़ें होती है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी ये वीडियो भेजो, ताकि उनके भी कुछ समझ में आए। ठीक है, धन्यवाद।